हाँ बच्चों, अब आज हम आपको कक्षा नवम में विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसका उपविषय है नागरिक शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं। तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट्स हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट्स है हिस्ट्री, जिसको इतिहास कहते हैं। दूसरा पार्ट्स है ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं। और तीसरा सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और चौथा पार्ट है इसका इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से सोशल साइंस में 4 उप सब्जेक्ट माने गए हैं। तो बच्चों, इसमें हम आज आपको नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के बारे में बताएंगे। और उसके अंतर्गत अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये पाठ का शीर्षक है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको हम बताएंगे। लोकतंत्र, लोक मानी जनता और तंत्र मानी शासन, यानी जनता का शासन। अब हम इससे पहले कुछ इसके परिचय के बारे में आपको बताते हैं। इस अध्याय के जो मूल बिंदु हैं, ये इन 10 बिंदुओं पर मैं आपको चर्चा करूंगा। तो लोकतंत्र आपने समझा जनता का शासन या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। किंतु इससे पहले थोड़ा प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कहानी के रूप में, क्योंकि इतिहास कहानी के रूप में, इतिहास भूगोल या सोशल साइंस जो विषय है, ये कहानी के रूप में सुन करके हमें याद हो जाता है। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राचीन समय में संसार के अधिकांश देशों में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र चलता था। यानी साम्राज्यवाद की सरकारें होती थीं, यानी जिसके अंतर्गत राजा और उसके बाद राजा का पुत्र ही राजा बनता था, या वंशानुगत राजा होते थे। ये प्रथा चलती थी। इसे हम साम्राज्यवाद कहते थे, इसे हम राजतंत्र कहते थे। और ऐसे संसार के अधिकांश देशों में राजतंत्र की व्यवस्था थी। लोकतंत्र का नाम नहीं था, किंतु धीरे धीरे जनता ने राजा के किए गए शासन के द्वारा कुछ उत्पीड़न माना, और उस उत्पीड़न के द्वारा अपने को एक कमज़ोर महसूस किया। तो उसके अंदर जागृत भावना हुई कि हम भी वंशानुगत राजा को हटा करके जनता के द्वारा फैसले लिए जाएं, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएं, ऐसे विचार मन में बने। संसार में ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका कि विश्व के अधिकांश देशों पर अपना शासन चलाता था। यानी 80% देश ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में कार्य करते थे। किंतु सबसे पहले जो क्रांति हुई वो ब्रिटेन से हुई। सन 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में क्रांति हुई। संसद और राजा के बीच में झगड़े चलते रहते थे। किंतु ये क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो विश्व के किसी अन्य देश में ऐसी क्रांति बाद में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये रक्तहीन क्रांति थी। इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, किसी को मारा नहीं गया, और संसद और राजा के बीच में जो झगड़े थे उनको निपटाने के लिए संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई। राजा के प्रति विद्रोह हुआ, झगड़े चले, किंतु कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। इसलिए ऐसी क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है, या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रिटेन एक ऐसा शिक्षित देश था कि जहां अनेक देशों को अपना उपनिवेश बना करके शासन करता था। इसके ब्रिटेन के क्रांति के बाद देख करके अनेक देशों में लोकतंत्र के प्रति भावना जागी, और 1779 ईस्वी में
फ्रांस में भी क्रांति हुई और उस फ्रांस की क्रांति में अनेक प्रकार के आंदोलन, धरने, प्रदर्शन आदि हुए। ठीक धीरे धीरे इसी प्रकार से 1917 में रूस में क्रांति हुई, 1976 में अमेरिका में क्रांति हुई। और इस क्रांतियों को देखते देखते हमारे देश के जो लोग थे भारतवर्ष में, वो भी अंग्रेजों के नहीं, ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड के गुलाम थे। इंग्लैंड का उपनिवेश था हमारा देश। तो हमारे देश के जनता में भी इस प्रकार की लहर जागी कि हम भी क्यों न स्वतंत्र बने, अंग्रेजों के शासन को जड़ मूल से उखाड़ फेंकें। ऐसी विचारधारा बना करके उन्होंने भी एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और हमारे देश में ये लड़ाई 1857 ईस्वी में पहली बार इसका श्री गणेश हुआ, जिसमें हमारे देश के अनेक वीरों ने, वीरांगनाओं ने मिलकर के काम किया। और 1857 की लड़ाई हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए पहली लड़ाई थी। किंतु उस लड़ाई में हमारे देश में अनेक प्रकार के शस्त्रों की कमी थी, धन की कमी थी, एकता की कमी थी और अनेक प्रकार के संगठन ने साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी कमी थी कि जब हम स्वतंत्रता का हमने एक निश्चित तिथि की थी, उससे पहले ही श्री गणेश हो गया। यानी 31 मई 1857 को क्रांति होनी थी, जबकि यह क्रांति 10 मई 1857 को समय से पहले हुई, जिससे बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगा देश में, क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के संचार के साधन भी नहीं थे। तो हमारा देश इस क्रांति में असफल रहा। धीरे धीरे लगभग 90 वर्षों के अथक प्रयास के बाद हमारे देश के अनेक विद्वान, किसान, व्यापारी, मजदूर, वकील, छात्र सभी ने मिलकर एक आंदोलन की भूमिका बनाई। और गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन से ये अंग्रेजों को भगाने के लिए एक प्लान बनाया और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। और धीरे धीरे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन चलाए गए, जिसने देश की जनता ने साथ दिया। और हम इन अथक प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटेन के उपनिवेश से हट करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हो गए। और इस प्रकार हमारे देश में भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनेक प्रयास किए गए। हमारे देश में एक संविधान की रचना हुई और संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो जनता हो, सरकार हो, उन सब के लिए नियम और कानूनों की व्यवस्था की गई है। उसके अंतर्गत हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने अनेक देशों के कुछ विचारों को लेकर के और उसमें जोड़ा। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छे हो सकते हैं। आयरलैंड के देश से संविधान से लिए गए, कुछ रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यानी कनाडा के संविधान से, और कुछ ऐसे बिंदुओं को, नए विचारों को जोड़ा हमारे बुद्धिजीवियों ने जो हमें आगे भविष्य में काम आए। किंतु उसमें कुछ लचीलापन, कठोरता के साथ साथ लचीलापन भी रखा गया। उसमें संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी गई कि जिससे कहीं यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं वो उसमें फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा कानून जोड़ा गया और इस संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो बच्चों, ये संविधान की जो रचना हुई, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और इस प्रकार से हमारे देश में उपनिवेश को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक लोकतांत्रिक देश बना। ये था इसका प्राचीन थोड़ा इतिहास जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में रखा। अब हम इसके बारे में चलते हैं कि लोकतंत्र क्या है और क्यों, पाठ का शीर्षक है।
तो लोकतंत्र में जैसा मैंने बताया आपको कि लोक मानी जनता, तंत्र मानी शासन, यानी जनता का शासन। अब जनता का शासन, लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं या फिर जनता सीधे शासन करती है। तो लोकतंत्र के प्रकारों में मैं आगे आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर बताऊंगा। अब आपको केवल इतना समझना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। हमारे यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा। किंतु ब्राइस ने इसको इस प्रकार से कहा कि लोकतंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया शासन है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा को दिया, किंतु अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि जनता का सीधा शासन, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि उनका शासन, ये लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र क्यों, ये पाठ का नाम है, इसमें शीर्षक भी है। तो लोकतंत्र में हम जनता की अंतरात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजा अपनी इच्छा से ही शासन करता था, वो किसी जनता की बात को प्रतिनिधित्व नहीं देता था, स्वीकार नहीं करता था, वो अपनी मनमानी करता था। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में जनता की आवाज होती है। इसलिए लोकतंत्र की व्यवस्था अनेक देशों में की गई। सन 70 के दशक में, यानी 1940 से 1970 के बीच में अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए और धीरे धीरे स्वतंत्रता की आग संसार के अधिकांश देशों में फैली और सभी देश जाकर स्वतंत्र होने प्रारंभ हो गए, क्योंकि लोकतंत्र की विशेषता सभी को अच्छी लगी। अब हम इसके परिचय में मैंने आपको बताया। अब लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। इसमें जनता की अंतरात्मा को सर्वोपरि रखा जाता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया शासन नहीं है। अब लोकतंत्र क्यों, ये भी मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, जैसा कि पहले चलता था, वो राजतंत्र था। अब हम राजतंत्र के बारे में आते हैं। राजतंत्र क्या, जैसा मैंने आपको पूरा इतिहास बताया कि अनेक देशों में राजतंत्र चलता था। लोग वंशानुगत होते थे, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, ये राजतंत्र कहलाता था। किंतु उसके जो नियम शर्तें थीं वो राजा या उसका मंत्रिमंडल सलाह करके निश्चित करता था और जनता से कोई राय और कानून नहीं लेता था। अनेक प्रकार से जनता को प्रताड़ित किया जाता था, अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। जैसा कि आपने मुगल काल में, थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, अकबर के शासन काल में, यानी बाबर का जो शासन था मुगलों का, वो वंशानुगत ही चलता रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी सब वंशानुगत चलता रहा। तो ऐसे शासन में, अकबर के शासन में उस समय भी, जिसको कहते हैं अकबर महान कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं, वो इतिहास तरोड़ मोड़ के लिख दिया गया। उसमें भी अनेक प्रकार के हिंदुओं पर कर लगाए जाते थे, जिसको जजिया कर कहते थे। मुस्लिमों से भी कर लगाते थे, जिसको जकात कहते थे। तो इस प्रकार से उस समय भी करों की व्यवस्था थी, यानी जनता पर करों का बोझ रहता था।
और जनता को सुविधाएं नहीं दी जाती थी। राजा ऐशो आराम में डूबे रहते थे। जहांगीर के शासनकाल में तो जनता बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे अपने दरबार में रहने और नृत्यांगनों का नाच कराने का ही शौक था। मांस मदिरा का सेवन करता था, जनता की कोई परवाह नहीं करता था। तो इस प्रकार से ये राजतंत्र की व्यवस्था अनेक देशों में प्रचलित थी, जिसको समाप्त करके अब लोकतंत्र हर जगह इसकी मांग हुई और ये लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। इसके बाद में हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। ये भी एक लोकतंत्र से संबंधित बात है। लोकतंत्र में जनता को आयु के अनुसार वोट देने का अधिकार दिया जाता है। हमारे देश में ऐसा प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उन सबको जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको वयस्क माना जाता है और उन्हें अपना मत यानी वोट देने का अधिकार होता है। किंतु उसके साथ साथ शर्त यह भी होती है कि उस व्यक्ति का नाम, एक वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है, तभी वो अपने वोट का इस्तेमाल करता है। और इसको हम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। कुछ देशों में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई है। तो अलग अलग देशों में आयु को अलग अलग रखा गया। हमारे देश में आयु 18 वर्ष रखी गई है, इसको वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अब तीसरा अगला पॉइंट है विपक्षी दल। विपक्षी दल यानी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र में जो शासक होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भले ही होते हैं, वो भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुने जाते हैं वे अनपढ़ भी हो सकते हैं या वे जनता की आवाज को नगण्य कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्यों? विपक्ष समय समय पर सरकार के किए गए गलत कार्यों की समीक्षा करके और सरकार से विश्वास पत्र पर हस्ताक्षर करा के या उसको सरकार को हटाने के लिए एक अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है संसद में और उसको हटाया जा सकता है, या जनता को सरकार के द्वारा गलत किए गए कार्यों का सूचना के प्रसारण के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को बताया जाता है। तो विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोकतंत्र तभी अच्छा काम करता है जब तक विपक्ष मजबूत होता है। जब विपक्ष कमजोर पड़ जाता है तो लोकतंत्र मनमानी कर सकता है। लोकतंत्र के द्वारा जनता में जो चुने प्रतिनिधि वो मनमानी सरकार चला सकते हैं, जिससे जनता का लॉस होता है। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र के प्रकार मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र के प्रकार, तो लोकतंत्र के प्रकारों में नंबर 1 होता है यह लोकतंत्र। इसके 2 प्रकार हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम पढ़ेंगे कि ऐसा लोकतंत्र जहां जनता के द्वारा अधिकारियों की या शासकों की नियुक्ति सीधे करती है, जनता करती है। अब ये किन देशों में होता है? ये ऐसे देशों में होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। वहाँ पर जनता मीटिंग करती है और इकट्ठी हो जाती है, और वह जनता अपने बीच में से ही कुछ व्यक्तियों को अधिकारी, शासक, स्वास्थ्य विभाग, अनेक विभागों में, पुलिस विभाग, अनेक विभागों में नियुक्ति जनता सीधे कर देती है।
और ऐसा उन राष्ट्रों में होता है जहाँ कम जनसंख्या होती है। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ पर आबादी बहुत कम है और वहाँ जनता के द्वारा अधिकारियों की, शासकों की नियुक्ति या विभागों की नियुक्ति जनता सीधे करती है, मीटिंग होती है और उसमें कर देती है, और वो व्यक्ति फिर शासन करते हैं, नियम कानून बनवाते हैं और जनता के बीच में जाकर उनको लागू करते हैं। तो ऐसा यूएसए यानी अमेरिका जिसको हम कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं बच्चों, मीडिया वाले भी या आम जनता का कोई नागरिक हो, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, फिर बता रहा हूं कि ज़्यादातर यूएसए का नाम नहीं लेते लोग। मीडिया वाले भी अखबार में अमेरिका छाप देते हैं, आम लोग भी कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार की ये थोड़ी ना सोच की समझ है, ये गलती है थोड़ी सी। यूएसए एक राष्ट्र है और अमेरिका एक महाद्वीप है। तो अमेरिका महाद्वीप है, उस अमेरिका महाद्वीप में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप। हम मोदी को एशिया का प्रधानमंत्री नहीं कह सकते या चीन का प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, चीन के राष्ट्रपति को भी हम एशिया का राष्ट्रपति नहीं कह सकते। अलग अलग देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, ऐसे ही अमेरिका में भी अनेक देश हैं। अमेरिका एक शब्द हो गया अमेरिका, तो अमेरिका हो गया। अब अमेरिका भी दो हैं, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे देश हैं। उत्तरी अमेरिका का एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में कहते हैं यूएसए। किंतु अखबार वाले भी छाप देते हैं कि यूएसए के राष्ट्रपति, कोई छापता ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति छाप देते हैं। आम लोग भी कह देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो गलत है, क्योंकि कनाडा भी उत्तरी अमेरिका का देश है, अलास्का है, मैक्सिको है, कैलिफोर्निया है, बहुत सारे देश हैं। तो ये आपको पढ़े लिखे होने के नाते राष्ट्रपति को यूएसए का राष्ट्रपति कहना चाहिए, ना कि अमेरिका का। तो मैं आपको बता रहा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। छोटे देश जिनमें आबादी बहुत कम है। अमेरिका के भी कुछ उपनिवेश ऐसे हैं, अमेरिका में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, किंतु दूसरा नंबर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा देशों में है जहां की आबादी बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे भारत, जैसे यूएसए। हमारे देश में इस समय दुनिया की नंबर 2 पर आबादी है, 135 करोड़ इस समय हमारे देश की आबादी है। यानी इतना बड़ा देश जहाँ इतनी अधिक आबादी, वहाँ आम पब्लिक के द्वारा चुनाव होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर पहले जनता क्षेत्र वाइज संसद के सदस्यों को क्षेत्र वाइज चुनती है, विधानसभा के सदस्यों को क्षेत्र वाइज चुनती है, और वो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो संसद के सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य जो जनता चुनती है, और राज्यसभा के सदस्य को विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं पूरे देश में राज्यों के, वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। और इस प्रकार से संसद के दोनों सदन, इन लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलकर के, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य तीनों मिल जाएं तो हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, आम जनता वोट नहीं डालती। लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से जो बहुमत दल होता है, उस दल के नेता को सभी सदस्य मिलकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री, पहले एक नियम था इंदिरा गांधी के शासनकाल से पहले, यानी 1975 में जब आपातकाल लगा, जो 19 महीने चला,
उस आपातकाल में जनता को कांग्रेस शासन से घृणा हुई जनता को, और इंदिरा गांधी को हरा दिया चुनाव में। तो इंदिरा गांधी ने एक नया नियम निकाला। उससे पहले नियम यह था कि लोकसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, किंतु उन्होंने संविधान में संशोधन करके कांग्रेस ने एक नियम लगाया कि राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। तो यह नियम कांग्रेस ने बदला, और उसके बाद में इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से चुनी गई। हमारे मनमोहन सिंह 10 वर्ष कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, वो भी राज्यसभा से चुने गए। तो यह नियम कांग्रेस ने बदला। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता वोटिंग करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वह प्रतिनिधि सरकार में काम करते हैं, सरकार बनाते हैं, नियम परिवर्तन होते हैं, संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। और ऐसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में, अमेरिका के कुछ उपनिवेशों में होती है, बड़े बड़े राष्ट्रों में होती है। इसके बाद अगला बिंदु है लोकतंत्र के प्रकार। हो गया लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता को वोट देने का अधिकार होता है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि यानी सरकार यदि काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही है तो विपक्ष द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ला करके सरकार के प्रति उसको हटाया जा सकता है। यह सब लोकतंत्र में होता। कारण बताओ नोटिस दे करके सरकार के मंत्रियों से कुछ प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। यदि वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते हैं मंत्री, तब भी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की अनेक विशेषताएं हैं। उसमें जो शासन होता है वो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता का ख्याल भी रखते हैं। जनता अपनी मांगों को मीडिया के द्वारा सरकार तक पहुंचाती है और सरकार अपने कार्यों को मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचाती है कि हमने क्या क्या किया है। इस प्रकार से दोनों में तालमेल भी रहता है। यह भी लोकतंत्र की विशेषता है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। इसके बाद में लोकतंत्र के गुण और दोष। तो गुणों में तो जो इसकी विशेषताएं हैं वही गुण है, किंतु दोषों के अंतर्गत हम देखते हैं कि कभी कभी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार हो जाता है, भाई भतीजावाद चल जाता है। लोकतंत्र में जनता की बात को कभी कभी अनदेखी कर देते हैं। यह कब होता है? जब हमारे चुने प्रतिनिधि ईमानदार नहीं होते, देशभक्त नहीं होते, जनता के प्रति जवाबदेही उनमें नहीं होती, वो अयोग्य चुने जाते हैं। और ये अयोग्य कब चुने जाते हैं, ये भी जनता की कमी है। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति भी वोट देने नहीं जाते। वोट ना देना अयोग्य व्यक्ति का चुनाव कराना है। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट में सम्मिलित होना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। हमारे एक वोट न देने से भी अयोग्य व्यक्तियों का चयन हो जाता है। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण दें संसद का, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे तो 21 दलों के मिलीजुली सरकार थी, फिर भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय दक्षिणी भारत के, उन्होंने ये नियम ये होता है संसद में अविश्वास प्रस्ताव में कि जब वोटिंग होती है पक्ष विपक्ष की और यदि वो बराबर हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना वोट देने का अधिकार होता है। तो उसने वोट नहीं दिया लोकसभा अध्यक्ष ने, क्योंकि वो
उन बातों से भिज्ञ नहीं था, जानता नहीं था, अनभिज्ञ था। और उस एक न वोट देने से सरकार गिर गई और इसका खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ा। एक बार के लोकसभा चुनाव में 10,000 अरब रुपए खर्च होते हैं पूरे देश में, इतना बड़ा लोकतंत्र है। एक वोट के कारण दोबारा चुनाव हुआ, सरकार विश्वास में गिर गई, त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसलिए हमारा वोट देना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के सबसे बड़ी विशेषता है कि वोट का देना प्रत्येक व्यक्ति देना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग गर्मी में वोट पड़ते हैं तो शहरों की मैडम तो जाती ही नहीं निकल के, कभी वोट ही देने जाती, लाइन में लगने नहीं जाती पसीने में, लाइन में कौन लगे। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वोट नहीं देते, जो डींग मारते ना कि वोट दो वोट दो, नेता लोग वो खुद वोट देने जाते, उनके घर वाले वोट नहीं देते। तो फिर ये लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र में जागरूक होना जनता का बहुत जरूरी है। इसीलिए लोकतंत्र सफल हो सकता है तब जब प्रत्येक नागरिक जागरूक हो। अब भारत में लोकतंत्र का भविष्य ये थोड़ा सा बताता हूं। बाद में भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। लगातार चुनाव होते होते अब 17वीं लोकसभा इस समय हमारी कार्य कर रही है, जो मोदी का कार्यकाल 2 है। तो लोकसभा में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि पहुंचते हैं। हमारे देश में लगातार 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे और अब 2020 चल रही है। 17वीं लोकसभा कार्य कर रही है। कभी कभी लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष, कभी कभी समय से पहले भी चुनाव हो जाते हैं और कभी कभी समय से बाद में भी चुनाव को टाल दिया जाता है। समय से पहले चुनाव 67 में हुए थे, 1967 में, और समय के बाद चुनाव जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल घोषणा की थी, उस समय 19 महीने के बाद, यानी 5 वर्ष को पूरा करने के बाद 19 महीने के बाद तब चुनाव हुए थे। तो निश्चित काल 5 वर्ष होता है। हमारे देश में उज्ज्वल भविष्य इसलिए माना जाता है कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष कराए जाते हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे देश में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग बना हुआ है पूरे देश में। एक चुनाव आयुक्त, 2 उसके सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। ऐसे ही हर प्रदेश में चुनाव आयुक्त होता है, हर जिले में चुनाव आयुक्त होता है, और जो चुनाव के सारी व्यवस्था को संभालता है, निष्पक्ष चुनाव करता है। और इसके साथ साथ चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना है, जो स्वतंत्र होकर के न्याय देती है। गड़बड़ी करने वालों को या ऐसे धांधली वाले चुनावों को द्वारा चुनाव की घोषणा कर देती है, या जो कार्य गलत करते हैं उनको जेल में डाल सकती है। ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना से हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल माना गया है। ये जो पाठ मैंने आपको पढ़ा बच्चों, लोकतंत्र के बारे में बताया, इसके जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो याद करने हैं। और इसके बाद में ये तो मैंने आपको पढ़ा सारांश के रूप में, पाठ को कहानी के रूप में आपने सुना होगा तो आप याद कर लेंगे, क्योंकि इतिहास कहानी के रूप में याद होता है। पुरानी कहावत है, इतिहास विषय बड़ा बेभवा, रात भर रटा दिन में सपा। राजा होकर मरते हैं और हमको रटने पड़ते हैं। तो इसलिए कहानी के रूप में सुनोगे। जब दादी सुनाती कहानी तो याद हो जाती कहानी, कहते हैं आगे क्या होगा दादी, ऐसी कहानी सुना करो तो ये विषय याद हो जाएगा, रटोगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से अब इसके बाद में हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे जो PDF में आपको भेजेंगे, YouTube के द्वारा आप उसको नोट करेंगे। उसमें कुछ बहुविकल्प प्रश्न होंगे, कुछ अति लघु प्रश्न होंगे, कुछ लघु प्रश्न होंगे और कुछ दीर्घ प्रश्न होंगे। उनको याद करना और उनको रजिस्टर में लिखना, ये आपका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि जुलाई महीने में ही लास्ट में आपका मासिक टेस्ट होगा जो ऑनलाइन होगा। स्कूल खुलने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आप देखते हैं टीवी, वैक्सीन
जो कोरोना की है वो 15 अगस्त तक लॉन्च होने की संभावना है। ये देखते रहते हैं हम भी, तो आप भी देखा करो, टीवी देखना बहुत ज़रूरी है और उसमें समाचार सुनना बहुत ज़रूरी है। आजकल देश में क्या हो रहा, चीन से हमारा देश में किस प्रकार से सीमा पर विवाद चल रहा। कल हमारे प्रधानमंत्री भी लद्दाख में गए और वीरों का साहस बढ़ा। तो ठीक प्रकार से, उसी प्रकार से बच्चों इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ो, सुनो और उनको लिखो और याद करो और तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।